आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि में क्या इश्यूज हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये लंबा लेक्चर होगा, आधे घंटे से ऊपर होगा। ये एग्रीकल्चर, भारत इस पे टिका है। इंडियन एक्सप्रेस में सिराज हुसैन ने बेहतरीन इंटरव्यू दिया है। एक एक पहलू पे उन्होंने बात की है। इंडियन एक्सप्रेस में ये इंटरव्यू छपा है। हम आज इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि में क्या दिक्कतें हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये एक लेक्चर रामबाण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, जरूर अवेल करें स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके। और इंस्टा पे मैं आ गया हूं, 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। तो आप यहां पे आए और मैं अपडेट्स डालूंगा जब मैं ट्रैवल करूंगा। अब दोस्तों आपको पता ही है कि 8th राउंड ऑफ टॉक्स, 8वीं बार किसान और सरकार मिली। अब किसानों का आंदोलन पहले बहुत जबरदस्त तरीके से ऊपर गया, लेकिन अब उसको इतनी कवरेज नहीं मिल रही। लेकिन फिर भी भारतीय किसान डटे हुए हैं। भारतीय सरकार कह रही है, इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम बदलाव करने के लिए तैयार हैं, संशोधन करने के लिए तैयार हैं। किसान ये कह रहे हैं कि नहीं, आप तीनों कानून, तीनों काले कानून को वापस लो। 8th राउंड ऑफ टॉक्स बेनतीजा, 8वीं बार मिले, कोई नतीजा नहीं निकला। तो अभी पता नहीं कितनी टाइम तक ये चलेगा, ये प्रोटेस्ट जो है वो चलेगा। और बहुत ही खराब लगता है जब हम अपने किसानों को ऐसे देखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कड़ाके की ठंड है। दिल्ली बॉर्डर पे कड़ाके की ठंड पड़ती है दिल्ली में इस समय। तो ये फार्मर एजिटेशन तो चल ही रहा है। अब हाँ, एक और चीज, मैंने प्रोटेस्ट पे एक पूरा वीडियो किया है कि जब से कानून पारित हुआ है अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है। तीनों कानून की बहुत अच्छे से बात की है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। चलो हम आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट सिचुएशन। पहले आप ये देख लीजिए, सिराज हुसैन जो कि आईएएस है, रिटायर्ड, ये सेक्रेटरी भी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड, मतलब सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एफसीआई रह चुके हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहां पे इन्होंने बात की है कि इंडियन एग्रीकल्चर में इशू क्या है। ये जो पीस लिखा है ना, इनसे सवाल पूछे और इन्होंने बताया है। तो बहुत जबरदस्त डेटा है दोस्तों, आप इसको आंसर राइटिंग में कोट करिएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। अभी आप देखिए, देखो एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है। सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए होना चाहिए लैंड। लैंड रिफॉर्म्स हमारे यहां आए नहीं, डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड अभी तक हुआ नहीं, बहुत ही ज्यादा उसकी दिक्कत है। भाई मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को, 2 एकड़ से जिनका कम लैंड है वो स्मॉल में आ गया, स्मॉल मार्जिनल। तो आप ये समझिए कि मार्जिनल और स्मॉल और बिग फार्मर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जिसके पास जितना लैंड होगा वो उसी में ही तो खेती करेगा ना। तो अब सिचुएशन देखिए, भारत में भूमि की सिचुएशन क्या है। अभी अगर हम बात करें कि एरिया अंडर एग्रीकल्चर श्रिंक हो रहा है, जहां 2010 में 159.5, 160 मिलियन हेक्टेयर था, वहीं अभी 157 मिलियन हेक्टेयर है ये 2015-2016 में। तो आप देख सकते हैं घट गया है। हालांकि ऑपरेशनल होल्डिंग जो है वो 138 से 146 हो गई है। अब दोस्तों एवरेज लैंड होल्डिंग साइज की बात करें, कितना एक किसान के पास लैंड है, वो घट गया है 1.2 हेक्टेयर से सीधा 1.08 हेक्टेयर आ गया है। एक किसान के पास लगभग लगभग इतना लैंड होता है और ये घट रहा है। जमीन जो है किसानों की वो घट रही है। तो अब दोस्तों भारत में देखिए कि इंडिया हैज अबाउट 146, यानी कि 14.6 करोड़ फार्मर्स। इंडिया में 50% से ज्यादा लोग कृषि करते हैं, कृषि में उनका एम्प्लॉयमेंट है। मैं कई बार बता चुका हूं कि प्रोडक्टिविटी में तो कोई कमी है नहीं, लेकिन आउटपुट जो है वो 16%। दोस्तों जब भारत आजाद हुआ था तो यही आउटपुट 50% के पास था, क्योंकि हम कृषि पे डिपेंडेंट थे। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा ये आंकड़ा जो है 50% हुआ, फिर 40% हुआ, 30% हुआ, और अभी हम 16% पे खड़े हुए हैं। तो अब आप देखिए 14.6 करोड़, 86%, जो 15 करोड़ के आसपास किसान हैं, 86% के पास, इनमें से जो 86% है इनके पास 2 हेक्टेयर से कम, यानी कि दे आर स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। जो 2 हेक्टेयर के ज्यादा होगा जिनके पास, वो बिग फार्मर्स में आ जाएंगे, बड़े किसान। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वो होता है जो 2 हेक्टेयर से उनका कम एरिया होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इनका 2 हेक्टेयर से कम, क्या इसमें खेती होगी, ये छोटे किसान हैं। और बाकी 14% के पास, देखिए सिर्फ 14%। अब आप इनइक्वालिटी देखिए, इनके पास ज्यादा जमीनें हैं। अब
ये जो SMF है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, दे ऑपरेट ऑन 47.35% ऑफ द टोटल एग्री एरिया। समझे? फिर से बता रहा हूं, लगभग 15 करोड़ के आसपास किसान हैं। इसमें से 86% जो है दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। लेकिन ये ऑपरेट कितने पे कर रहे हैं? 47.35%। बचे जो 14% उनके पास 53% टोटल एग्री एरिया है। यानी कि जो बड़े किसान हैं उनके पास बहुत ज्यादा एरिया है और छोटे किसान इतने ज्यादा है, उसके बावजूद इनके पास टोटल एग्री एरिया की कमी है। अब भारत में जो आधे से ज्यादा किसान हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटका में, ये फर्टाइल है इसलिए यहां पे रहते हैं। अब क्या फ्रैगमेंटेशन एक प्रॉब्लम है? बिल्कुल है, काफी बड़ी प्रॉब्लम है ये। फ्रैगमेंटेशन इज अ प्रॉब्लम। देखिए, आपके पास जितना एरिया है आप उतना ही तो उगाएंगे, उससे ज्यादा तो आप उगाएंगे नहीं। तो यहां पे आप देखिए कि जितना कम एरिया होगा वो उतना ही कम उगाएगा। अब वो जो उगाएगा वो कहां पे बेचने के लिए कहीं ले जाएगा। अब APMC MSP के बारे में मैंने बताया, इसीलिए मैं बता रहा हूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है ये टर्म समझने में तो मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, प्रोटेस्ट वाला। उसमें मैंने तीनों कानून के बारे में बात की है, साथ ही साथ एक एक टर्म समझाया है। तो स्मॉलर होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग्स, जो ये छोटे किसान है वो कहां पे जाएंगे? वो APMC मंडीज में जाएंगे। कैसे जाएंगे? ट्रॉलीज को लेके, उसमें अपना सामान भर के। लेकिन दोस्तों इसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? एक तो प्रोड्यूस ज्यादा नहीं है, ऊपर से मंडी में जाने का कोई इतना फायदा है नहीं। बड़े किसानों के पास बड़ी पैदावार है, वहां पे बिकेगा बढ़िया। स्मॉलर क्या, वो तो खाली उनका खर्चा चल रहा है, कल चल जाए। तो इंस्टेड ऑफ APMC मंडी, ये कहां पे बेचेंगे? दे विल सेल टू फार्म गेट। ठीक है, फार्म गेट पता है ना, डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचा जाता है। ये डायरेक्टली उनको बेच देंगे, ये मंडी जाएंगे ही नहीं। और ये वहां पे ज्यादा प्रेवलेंट है जिन राज्यों में APMC मंडीज काफी ज्यादा वीक हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि भारत में कितने परसेंट ऑफ जो वर्कर्स हैं भारत में, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो कितने लोग इन्वॉल्व हैं। आप देख सकते हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से 55% ऑफ द एग्री फोर्स कंप्राइजेस एग्री लेबरर्स। यानी कि 55% जो वर्क फोर्स है ये लेबरर्स हैं, जिनके पास लैंड नहीं है बट दे वर्क फॉर वेजेस। मेरे पास बहुत बड़ी जमीन है, मुझे लेबर्स की जरूरत है, मैं लेबर्स को पैसे दूंगा। उनकी जमीन नहीं है, वो मेरी जमीन पे काम करेंगे बशर्ते मैं उनको पैसे दे रहा हूं। ठीक है, 45% से कम किसान अपना खुद का जो लैंड है वो ओन करते हैं और कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब 1 किलोग्राम, मतलब ये बोला गया था कि राइस एंड व्हीट पे बड़ा बवाल चल रहा है। राइस, हमको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे जाना पड़ेगा। मैंने एक लेक्चर लिया था, द हिंदू में बेहतरीन आर्टिकल था कि क्या हमको व्हीट और राइस से आगे बढ़ के भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फूड हैबिट चेंज हो रही है। भाई व्हीट और राइस का जमाना गया गया इन द सेंस कि अब हमको थोड़ा कमर्शियल क्रॉप की तरफ जाना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन व्हीट एंड राइस में सरकार उसी को MSP पे खरीदती है। भले ही 23 क्रॉप्स पे ये अनाउंस किया जाता है, लेकिन गारंटी उसी पे है। तो इसीलिए सारे राज्य व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड राइस। लेकिन अब हमारी फूड हैबिट चेंज हो रही है। अब राइस में पानी भी तो बहुत ज्यादा, चावल में बहुत पानी लगता है। तभी आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में वहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे राइस जो है वो बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो यही बोला है कि इज द राइस ओनली वाटर गजलिंग क्रॉप? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ क्या चावल में ही पानी लगता है? देखिए, शुगर केन का इन्होंने बताया है। शुगर केन एक कमर्शियल क्रॉप है, जबरदस्त बेचा जाता है उसे और खूब पैसा कमाते हैं हम। शुगर केन की बात करें, 1 किलो जो शुगर, इट रिक्वायर्स 1500 से 2000 लीटर। 1 kg ऑफ राइस इट रिक्वायर्स 5000 लीटर। डेफिनेटली अगर आप 1 किलो चीनी की बात करें और 1 किलो चावल की बात करें तो चावल में 5000 लीटर और शुगर में 2000 लीटर, तो 3000 लीटर आपको राइस में देना पड़ेगा, ज्यादा पानी आपको देना पड़ेगा। अब देखिए कि वेरिएशंस हैं, अक्रॉस द स्टेट्स वेरिएशन है। जैसे 1 किलो शुगर जो यूपी में कल्टीवेट होती है, शुगर केन से ही शुगर आती है, तो शुगर केन जो यूपी में कल्टीवेट होता है वो सिर्फ 1000 लीटर ऑफ वाटर कंज्यूम करता है। महाराष्ट्र में ये डबल 2000 लीटर वाटर कंज्यूम करता है। अब महाराष्ट्र में देखिए, शुगर केन इज कल्टीवेटेड ऑन 4% ऑफ द कल्टीवेबल लैंड। यानी कि महाराष्ट्र में, वैसे भी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पानी की बहुत जबरदस्त कमी है, तो महाराष्ट्र में जो शुगर केन है कल्टीवेबल लैंड के खाली 4% हिस्से में ही उगाया जाता है, लेकिन 70% पानी खा जाता है।
यानी कि ये तो बहु घाटे का सौदा हो गया ना भाई। लैंड का सिर्फ 4%, जैसे आपके पास बहुत बड़ा लैंड है उसके 4% एरिया में आप शुगर केन उगा रहे हो, लेकिन वो पानी 70% ले रहा है जो इरिगेशन वाटर होता है। हम इसको नकारते हैं, क्यों? रिटर्न्स। जिंदगी में मिठास होनी चाहिए यार, खाने में भी मिठास होनी चाहिए। मीठा हमको पसंद, इंडियंस को तो मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे भी मीठा बहुत ज्यादा पसंद है। तो चीनी कैसे हम छोड़ दें? गर्मियों में गन्ने का जूस भी बहुत बढ़िया, मजा आ जाती है पी के। तो हम तो चीनी के दीवाने हैं। इसीलिए शुगर केन इज वेरी वेरी प्रॉफिटेबल। अदर क्रॉप्स की बात करें तो शुगर केन हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देता है, इसीलिए ये वाला जो डायनेमिक्स है इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है। लेकिन शुगर केन, जो एरिया अंडर शुगर केन है, हैज बीन गोइंग अप इवन इन वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स। ये पानी हमेशा रहने वाला है नहीं। 2030 तक दोस्तों भारत के 50% राज्यों में, 50 से 60% राज्यों में, नीति आयोग ने खुद बोला है वाटर क्राइसिस हो जाएगी। अभी भी वाटर क्राइसिस, गर्मियों में पानी कहां आता है? बहुत जगह। तो जहां पे पानी नहीं आ रहा है वहां पे आप एक क्रॉप को इतना ज्यादा पानी दे रहे हो, इट इज, मतलब ये थोड़ा सा टेंशन देने वाली बात है। अब ये जो 3 एक्ट्स पार्लियामेंट ने पास किए हैं, शुगर सेक्टर को ये हाथ भी नहीं लगाता है, क्योंकि पंजाब में शुगर जो है इट इज ओनली ग्रोन ऑन 1.2% ऑफ द ग्रॉस कैप्ड एरिया। तो यहां पे जो पॉलिसी फेवरिंग द शुगर केन है, दे डू नॉट बेनिफिट। अब आप समझे? तो व्हीट एंड राइस आर द ओनली क्रॉप्स फॉर विच फार्मर्स रिसीव्स एमएसपी। अभी तक हमने पानी की बात कर ली, अब हम एमएसपी पे आ जाते हैं। आपको पता है सरकार एमएसपी पे क्रॉप खरीदती है, व्हीट एंड राइस। 23 क्रॉप्स पे वो डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन व्हीट और पैडी पे इसी को ही गारंटी, इसी पे ही है। और इसी के लिए ही हम देखते हैं कि सारे राज्य, बहुत सारे राज्य जो है वो व्हीट एंड पैडी उगाने लगे हैं। और अभी मैंने बताया कि राइस जो है उसमें पानी आपको बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी एक्ट, अब इसकी अलग प्रॉब्लम है। देखो भारत में जब आप दूसरे देशों से कंपेयर करोगे तो भारत में जो प्रोड्यूसर्स प्रोटेक्शन है वो नेगेटिव में है, वो 0.87 है। मैं आपको थोड़ा सा इस पे भी हिंट, मतलब एक चीज बता देता हूं। टॉपिक से डिविएट नहीं होना, इसी से ही रिलेटेड है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हम दो चीजें देखते हैं, एक तो प्रोड्यूसर एस्टीमेट देखा जाता है और एक कंज्यूमर एस्टीमेट देखा जाता है, ठीक है। प्रोड्यूसर एस्टीमेट की बात करें तो भारत में ये नेगेटिव है, यानी कि जितना एक किसान को मिलना चाहिए, सॉरी प्रोड्यूस अरे यार सॉरी सॉरी प्रोड्यूसर एस्टीमेट की बात करें तो ये बहुत ज्यादा भारत में एक पॉजिटिव है। यानी कि जितना एक किसान, मतलब जितना प्रोड्यूस होना चाहिए वो अच्छा खासा हो रहा है। हमारे यहां प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है, ये ओईसीडी का डेटा है। कोई भी प्रोडक्शन में किसान जो है वो जबरदस्त प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जहां हम कंज्यूमर एस्टीमेट की बात करते हैं, हम जब खरीदते हैं, हम जो कंज्यूम करते हैं वो सस्ते में लेते हैं। यानी कि जो किसान बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है उससे हम वही सामान काफी सस्ते में ले रहे हैं, यानी कि किसान को हम उतना पैसा दे ही नहीं रहे हैं। चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, इंडोनेशिया, ब्राजील की बात करें, तो ये बैलेंस बहुत एकदम, मतलब बहुत सही है, ये इनइक्वालिटी बहुत कम है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि किसान इतने परेशान इसलिए है क्योंकि वो जो उगाता है, उगाता तो भरपूर है लेकिन उसको उतना पैसा नहीं मिलता। भाई भारत में कभी भी किसान की कमी नहीं होगी, क्योंकि भारत एक ब्लेस्ड नेशन है, वहां पे इतनी सारी नदियां हैं, तो हमेशा भारत की जमीन फर्टाइल रहेगी। मानसून भी आएगा, बढ़िया रहा है, पिछले 2-3 सालों में मानसून बढ़िया रहा है। तो एग्रीकल्चर जहां पे सब नेगेटिव रहा, एग्रीकल्चर पॉजिटिव रहा। लेकिन आप ये समझो कि इतना प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन किसान को कुछ मिल कहां रहा है? किसान को कुछ मिल थोड़ी ना रहा है। हमारे हिसाब से तो बढ़िया है, हम तो सामान बहुत सस्ते में खरीद रहे हैं, लेकिन किसानों को इतना नहीं मिलता है। यही अगर आप दूसरे देशों की बात करो तो उनका बिल्कुल बैलेंस चलता है। साथ ही साथ प्रोड्यूसर प्रोटेक्शन की बात करें, जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उससे भी कम किसानों को दिया जाता है, 0.87 है वो। चाइना में वो 1.10 है। मान लो कि 100 रुपए है, अगर एक सेब है वो 100 रुपए का है, तो चाइना में वो 110 रुपए का मिलेगा, मतलब जो किसान को दाम मिलेंगे वो 110 रुपए मिलेंगे, 10 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट। भारत में वो 13 रुपए कम मिलेंगे, 0.87। तो ये दिक्कत है। लेकिन हमारी ये मजबूरी इसलिए है क्योंकि हमारा प्राइस बिगड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमको गरीबों को खाना खिलाना है थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसीलिए भारत सरकार जो है व्हीट और पैडी प्रोक्योर करती है। अब सारे राज्यों को उसी में फायदा दिखता है, तो ज्यादातर राज्य व्हीट और पैडी ही उगाते हैं। हमको अपने क्रॉप पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है। तो क्या पंजाब और हरियाणा, अगला सवाल, यही बेनिफिट करते हैं प्रोक्योरमेंट से? देखिए आप देखिए, पंजाब में 92.3%, पंजाब प्रोक्योर्ड 92.3% ऑफ इस राइस प्रोडक्शन। अब आप देखिए इतना भयानक प्रोक्योरमेंट है। 93% राइस प्रोडक्शन पंजाब प्रोक्योर करता है, हरियाणा 90% है, तेलंगाना 102।
तो इन स्टेट्स में जबरदस्त राइस प्रोडक्शन है। वीट की बात करें तो इसमें वीट में देखिए आप, पंजाब में 72% है। हमेशा वीट और राइस में पंजाब नंबर वन रहता है। हरियाणा और एमपी ये देखिए 62 और 66%। इसीलिए पंजाब हरियाणा में जबरदस्त प्रोडक्शन। अब आप देखिए, क्या बाकी क्रॉप्स दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस मेजर्स? जिस तरीके से वीट और राइस को प्रोटेक्ट किया जाता है, क्या बाकियों के साथ भी यही है? बिल्कुल है। पल्सेस जो है, NAFED नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन एंड स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC NAFED, ये जो है 2 मिलियन टन का बफर स्टॉक लेके चलता है पल्सेस का। 2015-2016 जो है, हम पल्सेस को भी लार्ज क्वांटिटीज में प्रोक्योर कर रहे हैं। दालों की कमी तो है नहीं। कॉटन एक कमर्शियल क्रॉप है भैया। कॉटन की वजह से ही तो अमेरिका में सिविल वॉर हुई, स्लेवरी हुई। कॉटन की वजह से ही तो हम लुट गए। ब्रिटिशर ने हमको लूट लिया। हमारा कॉटन जबरदस्त था, मलमल का कपड़ा। ब्रिटिशर भर भर के लूट के बेच देते थे अपने ही देश में, और उन्हीं का ही फिर कपड़ा हम पहनते थे। ऐसे ही तो ये पूरा जो बुलियन सिस्टम है जो रिवर्स हुआ है, ऐसे ही तो हम गरीब हुए। तो दोस्तों, कॉटन भी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ग्राउंड नट इज ऑल्सो प्रोक्योर्ड लाइक गुजरात। जहां पे जो चीज ज्यादा होगी और जिसकी कमर्शियल वैल्यू ज्यादा है और जो पीडीएस में काम आएगी, वो हम प्रोक्योर करेंगे ही करेंगे। कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी है, जैसे एप्पल, जम्मू एंड कश्मीर के सेब, हो गजब, वो भी हम प्रोक्योर करते हैं। महाराष्ट्र के अनियन, प्याज, वो भी हम प्रोक्योर करते हैं। तो ये भी प्रोक्योर किए जाते हैं। शुगर केन की बात करें, इट इज नॉट प्रोक्योर्ड बाय गवर्नमेंट, लेकिन फार्मर को एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो मिलता है। एफआरपी पे मैंने लेक्चर लिया, आप देखिएगा जरा, ठीक है। और एमएसपी, एफआर मतलब देखिए, शुगर, व्हीट एंड राइस पे एमएसपी मिलता है और शुगर पेन पे एफआरपी मिलता है। वही चीज है, सेम ही चीज है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शुगर केन सरकार प्रोक्योर नहीं करता, लेकिन शुगर, अभी मैंने बताया कि शुगर केन से तो बड़ा प्रॉफिट होता है, तो सरकार करती क्या, इस पे एफआरपी देती है, ठीक है। और ये डायरेक्ट शुगर मिल्स, ये अभी मैंने लेक्चर लिया था दोस्तों कि शुगर मिल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उसमें मैंने एक एक चीज बताई थी, तो आप वो लेक्चर देखिएगा। अब आप देखिए कि कुछ राज्यों में सरकार जो है, इट डिक्लेयर्स स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, जो एफआरपी से भी ज्यादा होता है। जूट भी एक क्रॉप है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। हालांकि डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं होता है, जूट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये भी एक कमर्शियल क्रॉप है। जूट पैकेजिंग मटेरियल, JPM एक्ट 1987 की बात करें तो सरकार ने डिसाइड किया है 100% of food grains and 20% of sugars shall be mandatorily packed in diversified jute bags, ठीक है। जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड ग्रेन्स सारे के सारे, शुगर जो है उसका 20% वो जूट बैग्स में ही हम उसको पैक करेंगे। तो इसका मतलब जूट भी हमको ज्यादा चाहिए। सरकार उसको डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं करती है, लेकिन इनडायरेक्ट है ना ये भाई। डायरेक्टली वो तो बोल नहीं रही है कि हम जूट को लेंगे, लेकिन अब अगर ये पॉलिसी है 100% ऑफ फूड ग्रेन्स और 20% ऑफ शुगर शैल बी मैंडेटरीली पैक्ड इन डाइवर्सिफाइड जूट बैग्स, तो इसमें मतलब ये प्रोक्योरमेंट हो रहा है इसका भी। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं। मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, ठीक है, आप मेरा काम करते हैं और मैं आपको पैसा बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक स्कीम चला रहा हूं कि मेरी कंपनी का 50% आपको जाएगा। तो बात तो वही हुई, चाहे मैं डायरेक्टली दूं, चाहे स्कीम चला के दूं, चाहे इनडायरेक्टली दूं, लेकिन प्रोक्योरमेंट हो रहा है, ठीक है। अब हॉर्टिकल्चर और डेयरी अगर ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं तो किसान जो है वो एमएसपी, अच्छा इस पे एमएसपी गिव अप क्यों नहीं कर रहे हैं और हॉर्टिकल्चर की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? देखो, आपको पता है कि हम डेयरी में नंबर 1 है। मिल्क प्रोड्यूसर्स और फार्मर जो हैं वो फल भी उगाते हैं। मिल्क प्रोड्यूसर्स, मिल्क वेजिटेबल्स है, दे आर प्रोन टू फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएट करते हैं, कभी बहुत ज्यादा, कभी फलों की डिमांड बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम। जो चीज हमारे रेगुलर डाइट का हिस्सा है, हर घर में रोटी बनेगी, हर घर में चावल बनेगा। रोटी कपड़ा मकान, नाम में ही रोटी है, तो भाई वो तो हर घर में, यानी कि उसका प्राइस कभी फ्लक्चुएट होगा ही नहीं। लेकिन जरूरी नहीं है एक गरीब इंसान रोटी खा लेगा, चावल खा लेगा, वो उसके लिए एसेसिबल है, लेकिन क्या वो फ्रूट्स खा पाएगा? शायद नहीं खा पाए। भाई हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है, फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ो, उसमें कितनी दिक्कत है मेल न्यूट्रिशन की। तो आप ये देखो कि फल और जो मिल्क प्रोड्यूस, जरूरी नहीं है कि हर कोई इंसान दूध खरीदे, जरूरी नहीं है, कोई गरीब इंसान दूध नहीं खरीदेगा, और भारत में गरीबी ज्यादा है, लेकिन हां उसको राइस और व्हीट वो आसानी से खरीद लेगा, क्योंकि उसके बिना उसको गुजारा ही नहीं चलना है। तो इसीलिए ये जो हॉर्टिकल्चर, मतलब जो मिल्क हैं और जो ये वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, दे आर इक्वली प्रोन टू फ्लक्चुएशन इन प्राइस मार्केट।
अब गुजरात की बात करें, वहां पे अलग है भैया, वहां तो अमूल चलता है, ठीक है। इट इज फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट थ्रू वेरियस मींस। व्हाइट रेवोल्यूशन पे भी मैंने लेक्चर लिया, आप देखिएगा। अब एग्रीकल्चर को कितनी सब्सिडीज दी जाती है, देखिए। भारत में किसानों को दो सपोर्ट देती है सरकार, अनुवृत्तियां देती है। अनुवृत्तियां मतलब सब्सिडीज, इनपुट और आउटपुट दोनों में, इनपुट साइड में भी और आउटपुट साइड में ही। प्रोड्यूस करने से पहले और प्रोड्यूस करने के बाद भी किसानों को सब्सिडी मिलती है। इनपुट साइड की बात करें तो अगर आप फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं, कोई किसान है भाई, किसानी आप करोगे कैसे, फर्टिलाइजर चाहिए, सीड चाहिए, जो भी उगा रहे हो उसका बीज चाहिए, फार्म मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी तो फ्री ही होती है, लॉजिस्टिक, ये सब में आपको सब्सिडी मिलेगी, ये सब इनपुट में आ गया। आउटपुट की बात करें तो एमएसपी है, सरकार आपसे सब खरीद लेगी आउटपुट साइड में, ठीक है। लेकिन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स भैया, यही तो दिक्कत है ना, भारत में 80-90% जो किसान है उनको एमएसपी मिलता ही नहीं है, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को एमएसपी के बारे में कुछ भी नहीं। पंजाब में बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर है एमएसपी का, मंडी सिस्टम वहां पे जबरदस्त है, ठीक है। लेकिन बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं है। यही तो एक वो हो रही है ना डिबेट, कि यहां पे जो ज्यादातर किसान हैं वो पंजाब और हरियाणा साइड से हैं। क्या पूरा देश का किसान यही चाहता, देखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ सब्सिडीज मेंट फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो फ्लो टू बिजनेस। जैसे कोई बिजनेस है, मैं बिजनेस हूं, मैं किसान, मैं एक बिजनेस मैंने सेटअप किया, मैं किसानों से खरीद रहा हूं, जैसे आलू खरीद रहा हूं, मुझे चिप्स बनाने हैं, तो मुझे भी सब्सिडी मिलेगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स को भी सब्सिडी मिलती है। तो ये क्यों बोला जाता है, अगर सब्सिडी मिल रही है तो क्यों इंडियन फार्मर्स को टैक्स किया जाता है। अब आप देख लीजिए, आईसीआरआईईआर और ओईसीडी की रिपोर्ट के हिसाब से बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, सब्सिडीज दी जाती है इंडियन फार्मर्स को। सब कुछ होने के बावजूद किसानों को लॉस झेलना पड़ता है। दैट्स व्हाई दे आर नेट टैक्स टू द ट्यून ऑफ 6%। नेट टैक्स मतलब बेसिकली नेगेटिव सपोर्ट। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि भारत में, ये भारत में ही हो रहा है, भारत में जहां पे नेगेटिव सपोर्ट है, बाकी दूसरे देशों की बात करें, स्विट्जरलैंड, जापान, कोरिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दे रिसीव हाईएस्ट पॉजिटिव सपोर्ट। यूक्रेन भी भारत की तरह टैक्स करता है, बट अगेन इट इज वेरी वेरी पॉजिटिव। अब वो कौन सी सब्सिडीज है जो मिडिल क्लास और रिच दोनों ही इंजॉय करते हैं और दूसरे सेक्टर्स को भी सब्सिडी मिलती है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2014-2015 का, इसने एक पूरा सेक्शन निकाला सब्सिडीज पे। अब इन्होंने बताया कि यहां पे मिडिल क्लास को जो सब्सिडीज मिलती है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे सेविंग्स पे, इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी, गोल्ड, एलपीजी पे तो आपको पता ही है बिना सब्सिडी वाला काफी महंगा जाता है, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, इन सब पे सब्सिडी मिलती है। हायर एजुकेशन की बात करें, ये भी सरकार सब्सिडाइज करती है, अनुवृत्तियां अपने पास से पैसा देती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्शन देती है, जैसे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, हाई इंपोर्ट टैरिफ्स, रेगुलेटरी ट्वीक्स। अभी हमने देखा ना ऐसी कितनी सारी स्कीम आई जिसमें सरकार ने डायरेक्टली यहां पे इंटरप्राइजेस को पैसा दिया, सब्सिडीज दी। अब सवाल आता है, किसान क्यों इतना ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं जब सरकार ये कह रही है कि नया लॉ इनकी मदद करेगा, और क्यों पंजाब के किसान एकदम फोर फ्रंट पे है। इस पे मैंने पूरा लेक्चर बनाया है, अभी मैंने बताया था 1 घंटे का सेशन है। मैं आपको बता देता हूं, ये हालांकि अभी तक आप समझ ही गए होंगे, पंजाब और हरियाणा में वीट और राइस और वहां का मंडी सिस्टम जबरदस्त है। अब जो 3 एक्ट आए हैं उसमें तो एक ये निकल के आ रहा है कि एमएसपी सरकार खत्म कर देगी, क्योंकि बार बार किसान ये बोल रहे हैं कि आप एमएसपी लिखित में दे दो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हाँ नहीं सॉरी, सरकार मान गई है, लेकिन पहले ये किसान बोल रहे थे कि आप लिखित में दे दो, अब ये बोल रहे हैं कि तीनों लो वापस लो। दूसरी चीज, प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे, वो अपनी मंडी सेटअप कर लेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और पंजाब और हरियाणा में भी आपने प्रोक्योरमेंट देखा, वहां पे तो मंडी सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है, तो इसीलिए डरे हुए हैं वहां के किसान। ज्यादा जानना है तो आप बिल्कुल लेक्चर देखिए, ये मैंने थोड़ा सा एक्चुअली, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो जो फार्मिंग है, क्या वो इंटायरली टू द मार्केट फोर्सेस को छोड़ दिया, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाए, जैसे एडम स्मिथ बोलते थे ना, क्या जो फार्मिंग है वो मार्केट फोर्सेस पे पूरी तरीके से छोड़ दिया जाए? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। किसान जो हैं, दे कैन नॉट बी लेफ्ट इंटायरली टू द मर्सी ऑफ मार्केट फोर्सेस। हम किसानों को मार्केट के हवाले नहीं कर सकते, सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए, अब भैया तुम्हारा मार्केट डिसाइड करेगा। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी तो तुमको बढ़िया प्राइस मिलेंगे, कम होगी तो कम प्राइस मिलेंगे। दिक्कत है ना, क्योंकि फार्मर्स जो है वो नॉन एमएसपी क्रॉप्स जो है वो उगा रहे हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और अब
अभी इसमें बताया मैं कि ये फ्लक्चुएट होता है ना, फ्रूट और वेजिटेबल्स दे फ्लक्चुएट। तो अगर हम मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देंगे तो भैया कभी मान लो सेब 100 रुपए का बिक रहा है और कभी डिमांड कम हुई तो 30 रुपए से कभी नहीं बिक रहा है। भाई अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर्स। ये हम ही लोगों पे डिपेंड करेगा ना। हम फल खाएंगे, सब्जी खाएंगे तो प्राइस ऊपर जाएंगे, नहीं खाएंगे, छोड़ दिया सब कुछ तो प्राइस नीचे जाएंगे। तो ये तो फ्लक्चुएट होते हैं। तो अगर हम किसानों को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देंगे तो उनकी तो हालत बहुत बुरी हो जाएगी, समझे। तो इसीलिए प्राइस डेफिशिएंसी स्कीम डिड नॉट सक्सीड इन एमपी। ये निकाला था, ये किया था एमपी में, लेकिन ये चला नहीं। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, अभी कोविड में भी यही था ना कि डायरेक्ट सपोर्ट दो, पैसा नहीं है डायरेक्ट पैसा डालो। सरकार ने किया अभी, लेकिन उस हद तक नहीं किया, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत भी हुई। तो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट इज द ओनली वे, है ना। किसान प्रधानमंत्री किसान मान निधि योजना चल रही है, 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 2-2 हजार की इंस्टॉलमेंट में डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आते हैं। हालांकि 6,000 बहुत कम है, लेकिन कुछ ना होने से तो कुछ बेहतर है। 6,000 उन किसानों के लिए काफी ज्यादा है, एक तरीके से जो छोटे हैं काफी ज्यादा, मतलब कहने का मतलब है कुछ तो उनको मिल रहा है। अब ट्रेड पॉलिसी की बात करते हैं। अगर इंडियन मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स आ गए जो इसमें है, हालांकि देखिए एक चीज आपको बता दूं कि भले ही एक्ट में प्राइवेट प्लेयर्स की बात की है, लेकिन ये पहले भी किसान के पास ऑप्शन था, वो प्राइवेट प्लेयर्स को बेचते थे। लेकिन यहां पे दोस्तों अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ एग्रीकल्चर में तो एक तरीके से दैट विल बी शील्ड अगेंस्ट वोलेटिलिटी, यानी कि तब प्राइस फ्लक्चुएशन जो है वो काफी हद तक कम हो सकता है अगर प्राइवेट ने इन्वेस्ट किया एग्रीकल्चरल चेन में। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एफपीओज कैन ऑल्सो ब्रिंग स्टेबिलिटी, बिल्कुल। लेकिन वही बात है ना कि ज्यादातर किसानों को ये ट्रेड पॉलिसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो पहले तो इनको सिखाओ और सरकार को इनको गाइड करना चाहिए। यहां पे बात ये हो रही है इस सेक्शन में कि किसानों को मार्केट फोर्सेस पे आप तभी जाओगे ना जब आप प्रॉपरली एजुकेटेड हो, आपको पता हो। मैं अगर स्टॉक मार्केट में जा रहा हूं और मुझे एबीसीडी का ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं पता है, तो मुझे लॉस होगा ही होगा। तो पहले किसान को बताओ ये सारी चीजें, उसको एजुकेट करो, तब उसको मार्केट फोर्सेस पे लेके जाओ। तो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ना इट इज नॉट गुड। अब आप देखिए ये प्रोटेस्ट से भी सीधा कनेक्ट हो रहा है, मैंने बताया ना सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो क्या प्रोक्योरमेंट को खत्म कर देना चाहिए? अगर प्रोक्योरमेंट गया तो पीडीएस भी गया। पीडीएस का क्या होगा? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होगा? देखो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो दो पर्पसेस पे काम करता है। एक तो एमएसपी, जो कि भाई प्रोक्योरमेंट क्या, सरकार जो है वो किसानों के पास जाएगी, मतलब किसान एफसीआई जाएंगे, मंडी जाएंगे, मंडी जाएंगे और वहां पे एफसीआई प्रोक्योर करेगी। अब एफसीआई सरकार की तरफ से तो काम करती है ना, यानी कि सरकार प्रोक्योर करी तो सरकार पैसा दे रही है किसानों को एमएसपी पे। अब ये लाखों लाखों में जाता है, ठीक है। दूसरी चीज पीडीएस, फूड सिक्योरिटी एक्ट, यही जो प्रोक्योरमेंट है ये गरीबों को जाता है। सरकारी दुकानें होती है ना, तो जो भारत का इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन है उनको जाता है। तो अब देखिए एनएफएचएस, ये जो रिसेंट सर्वे आया मैल न्यूट्रिशन की, अभी मैंने बात की थी, उसमें औरतों और बच्चों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो पीडीएस खत्म नहीं होने वाला और प्रोक्योरमेंट तो जारी रहेगा ही रहेगा। 10 साल का रोड मैप है, यानी कि 2030 तक तो इसको कोई छू भी नहीं सकता और वीट और राइस ही प्रोक्योर किए जाएंगे। अब सरकार जो है ये क्या रोल करे, ये क्या रोल प्ले करे? इस देखिए स्टेट गवर्नमेंट, किसानी जो है दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, ये राज्य सरकारों की सूची में आती है। तो अगर भारत को प्रोक्योरमेंट बेस्ड सपोर्ट से थोड़ा दूर जाना है, आप इससे ज्यादा अट्रैक्टिव इनकम स्कीम लाओ। सिंपल सी बात है, आप एमएसपी को हटाओ, प्रोक्योरमेंट को हटाओ, लेकिन इससे बढ़िया स्कीम लेके आओ। लेकिन दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, भैया भैया वैसे ही हमारे पेरिशेबल गुड्स की हालत खराब है। क्या होता है कि हमारे प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज है नहीं, एफसीआई के गोदाम प्रॉपर है नहीं, तो वहां पे वैसे ही माल सड़ता रहता है। तो पहले तो आप वहां पे इन्वेस्ट करोगे ना, उसको प्रॉपर तरीके से डेवलप करो, उसमें ज्यादा पैसा लगना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है, उन्होंने स्टेट्स को इंसेंटिवाइज किया, उनको स्टेट्स को पैसा दिया है, जिन्होंने अपना एक्सपेंडिचर जो है ऑन एग्रीकल्चर बढ़ाया है। और सेंटर का जो असिस्टेंट है इन स्टेट्स के लिए ज्यादा होना चाहिए, मतलब स्टेट को स्ट्रेंथन करो, ताकि अगर आपको प्रोक्योरमेंट से ज्यादा जाना है, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है, तो अगर आपको इसको हटाना है तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो और साथ ही साथ एक ऐसी स्कीम लाओ जो आपकी पिछली स्कीम से ज्यादा बढ़िया हो, तभी हम इससे दूर जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल है। 2030 तक तो दोस्तों पीडीएस चल नहीं वाला है। आई होप मैं बहुत ज्यादा टफ नहीं जा रहा हूं दोस्तों, मैं जितना सिंपल हो सकता है रह रहा हूं, इसीलिए मैं बहुत सारे एग्जांपल देके बता रहा हूं।
डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, जैसे उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उन्होंने बोला हमने लॉसेस इनकर किए। ठीक है, यहां पे डिसेंट्रलाइज मतलब स्टेट्स पे छोड़ दिया था। ठीक है, सेंट्रलाइज नहीं था। अभी प्रोक्योरमेंट सेंट्रलाइज होता है ना, सेंटर गवर्नमेंट, जहां सेंटर आ जाता है वहां पे एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और जहां स्टेट आ जाता है, अब बोलना नहीं चाहिए लेकिन वहां थोड़ी एफिशिएंसी घट जाती है। अब ज्यादा इस पे हम इसको एक्सपैंड नहीं करते हैं। तो यहां पे जैसे उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उन्होंने बताया है कि हमको तो लॉस हुए। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, देखो होता क्या है ना कि सेंटर अपने हाथ में सब कुछ ले रहा है, लेकिन जब सेंटर स्टेट को दे दे रहा है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। वो पैसा प्रॉपर यूटिलाइज हुआ कि नहीं, वो किसानों तक पहुंचा कि नहीं, लीकेज होने लगती है, मतलब लीक, पैसा करप्शन में जाने लगता है, वो पैसा खाने लगते हैं, ऐसा होता है, ऐसे इश्यू देखे गए हैं। तो दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं जिसकी वजह से प्रॉपर ऑपरेशंस नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं ये जो स्कीम है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उन्होंने बोला कि हमको तो लॉस हुआ। तो सरकार क्या करे अगले 5 सालों में ताकि इंडियन एग्रीकल्चर मोर कंपिटेटिव रहे। देखिए, कुछ भारत में राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जबरदस्त प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो अचीव किया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लो प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, जैसे पंजाब, हरियाणा, एमपी गजब का प्रोडक्टिविटी लेवल है। बिहार, उड़ीसा, यहां पे प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये ज्योग्राफी पे भी डिपेंड कर रहा है ना। क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, मॉनसून अच्छा आया कि नहीं आया, कुछ राज्यों में बढ़िया बारिश हो रही है, कहीं पे सॉयल अच्छी है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन। भाई पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, यूपी में इतनी सारी नदियां हैं, तो वहां की सॉइल फर्टाइल होगी। तो इसीलिए दोस्तों, ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी ऑफ सीड्स, ऐसे सीड्स, ऐसे बीज हमको बोने चाहिए, ऐसी खेती करनी चाहिए जो ज्योग्राफी के हिसाब से हो। जहां पे बारिश नहीं होती है तो आप वहां पे ऐसे क्रॉप उगाओ जिनको पानी की कम जरूरत है। क्यों व्हीट और राइस को उगा रहे हो? गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स लो। अब इसमें अगेन सरकार का इंटरवेंशन चाहिए होगा। ठीक है, अब देखिए, हायर प्रोडक्टिविटी वेजिटेबल्स और मेज ने ये बताया है कि जरूरी नहीं है कि आप व्हीट और राइस पे डिपेंडेंट रहें, आप इन पे भी डिपेंडेंट रह के बहुत बढ़िया काम कर सकते हो, आपको प्रॉफिट होगा। 18 का जो वर्किंग ग्रुप है नीति आयोग का, जिसको डॉक्टर प्रमोद कुमार ने लीड किया था, चेयर किया था, उन्होंने देखिए ये स्टडी डिमांड सप्लाई प्रोजेक्शन टुवर्ड्स 2033, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि भारत जो है 2033 तक व्हीट एंड राइस में सरप्लस जितना नहीं चाहिए उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, कोर्स ग्रेन डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स विल बी लार्जली मेट, बट देयर विल बी डेफिसिट ऑफ 5 to 7 मिलियन पल्सेस। हम व्हीट और राइस में तो बढ़िया हो जाएंगे, लेकिन पल्सेस में हम देख सकते हैं 50 से 70 मिलियन टन पीछे रहेंगे। तो आप इसको उगाओ ना। मैसिव डेफिसिट ऑफ मोर देन 50 मिलियन टन्स ऑयल सीड्स में, ऑयल सीड्स में भी तकरीबन 5 करोड़ टन्स हम डेफिसिट में रहेंगे 2033 तक। तो आप इनमें जाओ, ये प्रॉफिटेबल हैं और इनको ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए इस गैप को अगर मीट करना है, इंडिया को बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस चाहिए पंजाब और हरियाणा की। ये दोस्तों लेक्चर था, एक एक चीज, एक एक इशू कवर हो गया, बहुत बढ़िया इंसाइट मिला। लेक्चर लंबा था, मैंने पहले ही बोल दिया था। 12,700 सब्सक्राइबर है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप यही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।